फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1946 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक कपल और उसके 2 बच्चे रात को सो रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें पानी की टंकी से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब उस औरत का पति पानी की टंकी के पास चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही ये आदमी उस आवाज का पीछा करने के लिए टंकी में जाता है, तभी कोई रहस्यमय क्रिएचर उसको पानी की टंकी के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो आदमी टंकी से बाहर आता ही नहीं है। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1978 में, जिसमें हम एक कपल बेन और जूल्स को देखते हैं। इनकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम रिया था। जूल्स और बेन एक पेट शॉप चलाया करते थे, जिसमें उनकी बेटी रिया भी उनकी मदद करती थी। अब जब बेन अपनी शॉप बंद करने वाला था, तभी एमस नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी शॉप में आता है। बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि वो एक वकील है और वो बेन को उसकी माँ के बारे में बताने आया है। बेन उसे बताता है कि उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है। वकील उससे बोलता है कि उसे पता है, तभी वो उससे मिलने आया है। यहाँ वो उसे उस राज के बारे में बताने आया है जो उसकी माँ ने उससे हमेशा छुपा कर रखा था। जूल्स और बेन ये सुन के हैरान हो जाते हैं और वकील से उस राज के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो वकील उन्हें एक फाइल खोल के दिखाता है और उन्हें एक लैंड के बारे में बताता है जो उसके पिता ने खरीदी हुई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो फैमिली दिखाई गई थी वो बेन के मॉम डैड और उसकी एक बहन थी। बेन वकील से ये भी पूछता है कि उसके पिता की मौत तो एक एक्सीडेंट में हुई थी। वकील उससे कहता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला था। उसकी बहन और उसके डैड उसी घर में कहीं खो गए थे, जिनका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद वकील उस लैंड की चाबी और पेपर बेन को दे देता है और उससे बोलता है कि अब इस प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो, तुम जो चाहो इस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो। अब जूल्स और बेन उस प्रॉपर्टी में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो देख सके वो प्रॉपर्टी रहने लायक है या नहीं। अगली सुबह बेन और जूल्स अपना सारा सामान पैक करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब ये लोग गाड़ी से उतरकर आगे का रास्ता पैदल तय करने के बारे में सोचते हैं। अब उस घर पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये घर बहुत ही पुराना हो चुका है, जो पेड़ पौधों से पूरी तरह से ढक गया है। जब सभी लोग दरवाजा खोलकर उस घर के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो घर अंदर से बहुत बड़ा था। उधर जूल्स जब पीछे का दरवाजा खोलती है तो बाहर का नजारा देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ उन्हें एक वाटर टैंक नजर आता है। तो जूल्स उससे पूछती है कि ये क्या है, तो बेन उसे बताता है कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही टैंक बनाया करते थे और जब फिर बारिश होती थी तो ऐसे टैंक में पानी स्टोर कर लिया करते थे। इसमें करीब वो 100 फुट की पाइप भी डालते थे, जिससे कि पानी पूरे घर में जा सकता है। इसके बाद बेन टैंक के अंदर जाता है ताकि वो पानी को फिर से ऑन कर सके, लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कि पानी का टैंक तो पूरा सूखा पड़ा है, जिसकी उसे मुरम्मत करनी होगी। बेन को अंदर एक लालटेन भी पड़ी हुई मिलती है, जिसको अपने साथ लेकर वो टंकी से बाहर आ जाता है। अब ये सब गाड़ी से अपना सामान लाकर इस घर में रहने लगे थे। जूल्स और बेन कुछ टाइम के लिए इस घर में रुकने का प्लान करते हैं। जब जूल्स घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे बेन की सिस्टर की एक पुरानी फोटो मिलती है और कुछ पुराने पेपर्स भी मिलते हैं, जिनमें लिखा था कि बेन के डैड और उसकी बहन की मौत डूबने से हुई थी, जिसका बेन की मॉम ने उसके साथ कभी जिक्र नहीं किया था। अब इसके बारे में जूल्स बेन को बताती है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक इन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ बेन की बेटी रिया को भी ये डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने रूम से भागकर चली जाती है। इसके बाद बेन और जूल्स भी उस आवाज का पता करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर आके वो देखते हैं कि पानी का टैंक भी खुला हुआ था, जो बेन ने खुद बंद किया था। बेन और जूल्स वहाँ सब जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब जूल्स उठती है तो देखती है कि बेन उसके पास नहीं होता। जब वो बाहर चेक करती है तो देखती है कि बेन जनरेटर ठीक कर रहा था। बेन उससे कहता है कि अब तो हमारी लाइट भी आ जाएगी और हमारा फ्रिज भी चलने लगेगा। इसके बाद जब बेन टैंक में जाता है तो वहाँ लगे गियर को ऑन कर देता है, जिससे टैंक में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही जब वो टैंक की और गहराई में जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब सा जानवर मिलता है, जिसे वो अपने साथ घर में ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। बेन की वाइफ उसे कहती है कि ये शायद किसी अजीब नस्ल का प्राणी है जो पानी में रहते हैं, शायद टैंक में पानी न होने के कारण ये मर गया। इसके बाद ये दोनों इस जानवर को फेंक देते हैं। बाहर इनका डॉग टैंक के पास खड़ा होकर जोर जोर से भौंक रहा था। जब इनकी बेटी टैंक के पास देखने जाती है तो उसे पानी में कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर बेन और उसकी वाइफ भी उसके पास आ जाते हैं। वो बेन को बताती है कि उसने पानी में किसी चीज को तैरते हुए देखा है। तभी बेन उसे समझाते हुए बोलता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों डर रही हो, तुमने पानी में शायद किसी मछली को तैरते हुए देख लिया होगा। तभी उनके घर पे एक लेडी आती है, जिसको वकील ने भेजा था ताकि वो जान सके कि इनको इस घर पे रहना है या इस घर को बेचना है। वो जब इस बारे में बेन और उसकी वाइफ से पूछती है तो बेन उसे बताता है कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम और चाहिए। ये जगह उन्हें काफी पसंद आ रही है और हम यहाँ कुछ टाइम और बिताना चाहते हैं। इसके बाद वो लेडी उनसे बोलती है कि उनका जो भी डिसीजन होगा वो उन्हें फोन करके बता दें और इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है, जो उसने जंगल में थोड़ी दूर पार्क की थी। जब वो अपनी कार के पास पहुँचती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो झाड़ियों के पास चेक करने जाती है तो एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसको अपने साथ खींच कर ले जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर जोर से गुर्राता है, जिसकी आवाज सुनकर जूल्स की नींद खुल जाती है। वो बेन
को भी उठाती है और इसके बारे में बताती है। अब ये दोनों नीचे जाकर देखने लगते हैं। जूल जब खिड़की पर टॉर्च मारती है तो उसे वो क्रिएचर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जब बेन खिड़की पर चेक करता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। जूल्स बेन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने वहाँ किसी को देखा है, तो बेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगली सुबह बेन देखता है कि टैप वाटर बहुत ही गंदा आ रहा था। अब इसको फिक्स करने के लिए वो पानी के टैंक में जाता है, लेकिन जब वो टैंक के अंदर जाता है तो देखता है कि टैंक तो पूरा पानी से भरा हुआ है। अब जब वो अंदर चेक करता है तो उसे एक पाइप में कपड़े का टुकड़ा फंसा मिलता है और थोड़ा आगे चलकर उसे एक मरा हुआ रैबिट भी मिलता है, जिसको लेकर वो टैंक के बाहर आ जाता है और उसे अपनी पत्नी को भी दिखाता है। बेन जूल्स को टैंक के अंदर मिले नेकलेस को भी दिखाता है। जूल्स उस चीज को देखकर बोलती है कि मुझे पता है ये किसका है। वो बेन को बताती है कि ये नेकलेस उसकी बहन का है, शायद उसकी मौत टैंक में डूबने से हुई हो। वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बेन अपनी वाइफ से बोलता है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है ताकि वो पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला सके। इसके बाद बेन गाड़ी लेके गैस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। आगे पहुंचकर बेन को उस लेडी की गाड़ी मिलती है जिसको उस क्रिएचर ने मार डाला था। गाड़ी को देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बेन को गाड़ी में खून भी लगा हुआ दिखता है। खून का पीछा करते हुए जब बेन आगे बढ़ता है तो बेन को उस लेडी की लाश मिलती है जिसे क्रिएचर ने आधा काट खाया था, जिसे देखकर वो तुरंत भागकर अपनी गाड़ी में आ जाता है। वो रेडियो फोन से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जूल्स को घर में कुछ आवाजें आती हैं। जब वो नीचे जाके चेक करती है तो उसे किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। उन कदमों का पीछा करते करते वो एक रूम में चली जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी एक डायरी पर जाती है जो बेन की मोम की होती है, जिसे उठाकर वो पढ़ने लग जाती है और उसे पता चलता है कि इस जगह पर कुछ क्रिएचर रहते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, जिसकी वजह से बेन के डैड और उसकी बहन की मौत हुई थी और इसी वजह से बेन की मोम को ये घर छोड़ना पड़ा था। तभी जूल्स की आंखों के सामने एक क्रिएचर आ जाता है जिसे वो कैसे भी करके एक रूम में लॉक कर देती है। वो जैसे तैसे वहाँ से भागकर अपनी बेटी के पास चली जाती है। उधर बेन भी आ गया था। वो बेन को उसकी मोम की डायरी और क्रिएचर के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि जल्द से जल्द उन्हें इस घर से जाना होगा। बेन अपनी वाइफ से कहता है कि वो गाड़ी लेने जा रहा है, तब तक वो अपना सामान पैक करे ताकि वो जल्द से जल्द इस जगह से निकल सके। इधर एक पुलिस वाला भी उस लेडी की गाड़ी के पास पहुंच जाता है क्योंकि इसने उस टाइम रेडियो फोन से बेन की आवाज सुन ली थी। लेकिन जब छानबीन करके अपनी गाड़ी में वापस बैठता है तो उसकी गाड़ी में एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो उस पर हमला करके उसको वहीं मार देता है। तभी बेन वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर सीधा अपने घर चला जाता है। बेन उन क्रिएचर को मारने के लिए मिट्टी का तेल लेकर टैंक में चला जाता है ताकि वो सभी क्रिएचर्स को जला के मार सके। अंदर जाते ही एक क्रिएचर बेन पर हमला कर देता है। बेन भी उस क्रिएचर का डटकर सामना करता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर टैंक के बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेन की वाइफ और डॉटर के पास भी एक क्रिएचर आ जाता है। वो दरवाजे को तोड़कर बेन की बेटी को टैंक में ले जाने वाला था। बेन की वाइफ अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर उसकी बेटी को टैंक में ले गया था। जब वो टैंक के पास आती है तो वहाँ बेन को भी देखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। वो बेन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को जिंदा वापस जरूर लाऊंगी। इतना कहकर वो टैंक के अंदर चली जाती है। साथ में उसने अपने हाथ में एक मशाल भी पकड़ा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्रिएचर थे जिन पर वो रोड से हमला करती है और इसके बाद उन क्रिएचर पर आग से हमला करती है। उसने अपनी बेटी को भी बचा लिया था। अब वो अपनी बेटी को लेकर किसी तरह टैंक से बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर बेन को लेने चली जाती है। वो बेन को कैसे भी सहारा देकर गाड़ी तक ले आती है और उसे गाड़ी में बिठाकर वो उधर से जल्द निकल जाती है और इन तीनों की जान बच जाती है। आखिर में जूल्स को पता चल गया था कि क्यों बेन की माँ उसे इस घर के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो इनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो शहर पहुंचकर उस घर को भी बेच देते हैं क्योंकि वो तीनों अब वहाँ नहीं रहना चाहते थे। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लैंड को एक माइनिंग कंपनी खरीद लेती है। कंपनी के वर्कर उस टैंक के ढक्कन को खोलते हैं और बोलते हैं कि ये टैंक उन्हें तोड़ना पड़ेगा। तभी कुछ क्रिएचर उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।